हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए और इस वीडियो को तो आप सभी को देखना है ही। इसके अलावा अपने सारे के सारे दोस्तों को भी भेजना है, क्योंकि ये है सजेस्टेड आंसर्स फॉर जून 24 कॉस्टिंग के पेपर के लिए। इसकी खासा डिमांड भी आ रही थी एंड हमने एफ ऑलरेडी सॉल्व करके डाला था, तो उसके बाद का नेक्स्ट ऑब्वियसली बनता था कि कॉस्ट भी सॉल्व करके डालें। तो कॉस्ट की एक पब्लिक डिमांड पे कॉस्ट की पूरे पेपर की सजेस्टेड आंसर अभी आपके लिए मैं यहां पे दे रहा हूं। गोज विदाउट सेइंग, आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पहले से मालूम है कि डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाती है और उसी में आपको इस सेशन के लिए जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, बट एट द सेम टाइम पूरे सॉल्यूशन को समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर अंत तक सारे तरह से किस तरह से कॉस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए था और कैसे सॉल्व करना चाहिए था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट विद वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर कि मैं सजेस्टेड आंसर्स जो दे रहा हूं वो अपने खुद के स्किल सेट के हिसाब से दे रहा हूं, जितना मैं पढ़ाता हूं और जितना मैं पढ़ता हूं उसके हिसाब से दे रहा हूं। कुछ एक आधा क्वेश्चंस में मैथमेटिकल एरर भी हो सकते हैं, एक आधा क्वेश्चंस में हो सकता है कॉन्सेप्चुअल एरर भी हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। जरूर मैं अपनी तरफ से 90% एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहा हूं, बट वो 10% मैं भी वेट करूंगा कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स आ जाएं और हम अपने आंसर्स को उनसे मिला लें। बट तब तक के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस वीडियो। अभी तक मेरे जान पहचान में मुझे नहीं मालूम कि जून 24 का आपके लिए कौन सजेस्टेड आंसर ला पाया है। मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं है। वी आर दी फर्स्ट जो कॉस्टिंग के पेपर के लिए आपके लिए सजेस्टेड आंसर पूरी तरह से अपलोड कर रहे हैं। जी हाँ, नॉट जस्ट एमसीक्यू बट द एंटायर पेपर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाक से इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इससे हमें भी रीच मिलेगी एंड आपका भी जो टेंशन है वो भी खत्म होगा। हाल ही में कोई मुझे कमेंट भी करके भी बोल रहा था कि सर जल्दी दीजिएगा वीडियोस, क्योंकि बाद में हम अपने खुद के आंसर्स भूल जाएंगे। तो लो जी, एकदम जल्द से जल्द मैंने आपके लिए काम किया है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। चलिए, सबसे पहले अगर हम कॉस्ट के पेपर की रिव्यू करें, देखो भाई मेरा पहला काम यही है कि रिव्यू कर दो भैया। तो भैया रिव्यू करूंगा तो मैं कॉस्ट के पेपर को बोलूंगा कि ये इजी पेपर था। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, इजी हमें तो नहीं लगा। अरे भाई इजी मतलब मेरे हिसाब से 60+ अपॉर्चुनिटी थी इस पेपर में। अगर आप इस पेपर को ठीक ठाक अटेम्प्ट करते तो 60+ आ सकते थे। भैया हमारे तो नहीं आएंगे। अरे आपके नहीं आएंगे क्योंकि आप ना या तो स्ट्रैटेजी बनाते नहीं हो, या बन जाती है तो उसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर एग्जाम में घबरा जाते हो बहुत ज्यादा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, आई वुड से कि बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन होने के बावजूद ना मेंटल लेवल पे हम लोग तैयार नहीं है फॉर दिस पेपर, एंड दिस द ओनली रीजन व्हाई वी फेल टू एग्जीक्यूट अवर प्लान। जिसका प्लान ही नहीं था वो तो चलो आउट ऑफ लीग, पर जिसके पास में स्ट्रैटेजी थी, जिसके पास में प्लान था, पता था किसको कब अटेम्प्ट करना है, वो एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाया तो ही यहाँ 60 से चुकेगा। बट अदरवाइज अगर आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी, इस पेपर में 60+ बनते थे। तो इजी पेपर है। आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज आया था। हमेशा की तरह हमें पता है कि भैया सेक्शन ए जरूर आया होगा। सेक्शन ए आता है एमसीक्यू के लिए, एंड यहाँ पे बहुत आराम से इन्होंने लिखा हुआ था, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमेरिकल एंड द अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। ये हमेशा ही लिखा हुआ था और इस चीज पे मैंने पहले भी गौर करवाया है आपको कि आपको सिर्फ यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसके बाद में ABCD में जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो। तो यहाँ पे वापस भैया हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, नहीं। लेकिन आप तो भैया दे रखे हो, अरे भाई मैंने दे रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एग्जामिनेशन में ऑल यू नीडेड टू डू वाज 1 एंड उसके बाद में बी या ए या जो भी आंसर अपना वो। अब बात और एक सुन लीजिए, कई बच्चे बोलते हैं भैया ये रोमन नंबरिंग हमने नहीं दी, हमने यहाँ पे ना अपनी नॉर्मल जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 वही डाल दिए हैं, तो इससे क्या होगा। वेल इससे टेक्निकली तो मार्क्स नहीं काटने चाहिए किसी को भी, लेकिन फिर भी आपने गलती तो करी है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर फेट। अगर नंबर कटे जाए कल को तो आपको पता है किस वजह से कटे हैं। तो रोमन नंबर क्लियरली बोला था, अल्फाबेट क्लियरली बोला था, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो हो सकता है आपके नंबर कटे। उम्मीद करूंगा कि नहीं कटे, लेकिन कट भी सकते हैं। शुरुआत करते हैं विद एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, हालांकि मैं सारे आंसर्स आपको दे रहा हूं लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन में कितना दम था। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई दम नहीं था। दिस वाज फ्रॉम बिट क्वेश्चंस। भैया कैसे पता बिट से? अरे भाई बिट पढ़ाया है मैंने, खुद ने एमसीक्यू सेशन लिया आपके लिए यूट्यूब पे। ये एकदम बिट का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, अगेन भैया ये भी बिट से है क्या? हाँ जी ये भी बिट से है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज द स्टैंडर्ड रिलेटेड विथ ओवरहेड्स। तो भैया ये वाला भी बिट से ही क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 3 भी बिट से ही था। अब कई बच्चे बोलेंगे बिट क्या होता है, अरे भाई बिट क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या, एग्जाम देने के बाद तो मत पूछो। बिट क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट की तरफ से एक एमसीक्यू बुकलेट, जो कि 2022 के सिलेबस के लिए तो ऑब्वियसली लॉन्च नहीं हुई, पर 2016 के लिए हुई थी, और वो एप्लीकेबल है आपके लिए भी। तो वो एमसीक्यू बुकलेट में करीब 250 से 300 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड अच्छा सोर्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं। और आप देख सकते हैं पहले तीनों ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बुकलेट उससे ही है, बिट से ही है, एमसीक्यू बुकलेट से ही है। तो भाई ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था। इस क्वेश्चन में आपको हिसाब रखना था कि भैया आपके पास में कितने रूम्स हैं इन समर, कितने रूम्स हैं इन विंटर, कैलकुलेशन करना था रूम डेज का। इजी था, कंपाउंड यूनिट का कैलकुलेशन था। आई थिंक दिस वाज फेयरली इजी। ओके इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज है क्या, नहीं नहीं ये वाला तो ठीक था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा कि भैया कौन सा कॉस्ट लैग करता है करंट इकोनॉमिक वैल्यूज को। करेक्ट आंसर है फीफो, और ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन था। अच्छा भैया स्टडी मैट का था, हाँ जी स्टडी मैट का था। इसका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा अलग सवाल आ गया, क्योंकि इधर कमर्शियल मेट्रिक किलोमीटर इन्होंने पूछा। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज कमर्शियल, तो इसको बनाने का अलग पैतरा था। बट अगर हम अपनी मैट की बात करें तो यही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिला होगा। सेम वही था, वहां पे भी हमने छोटा सा ही सवाल किया था फॉर एमसीक्यू पर्पसेस, यहाँ पे भी वही एमसीक्यू में ही आया है। बड़ा सवाल मैंने बोला ही था कि नहीं आएगा इधर से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मैं आंसर्स दूंगा आपको, मैं अभी सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं पेपर को, आंसर अभी मैं सारा दूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यार ये भी बिट में था और बहुत ज्यादा बार था। तो बिट क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये भी प्रैक्टिस हुआ होगा साथ में। दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेरी वेरी बच्चा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इस सवाल में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था, इसका एवरेज करना था, एंड यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया था जिसको आपको न्यूमरेटर में डालना था। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको पूछा गया था। अब कई बच्चे इस सवाल में खोज रहे होंगे भैया कॉग्स कैसे आएगा, कॉग्स कैसे आएगा। अरे भाई कॉग्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद फिनिश्ड गुड्स, व्हेन यू आर डीलिंग विद रॉ मटेरियल दिस इज रिप्लेस्ड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, नॉट परचेज्ड बट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बस उसी को लेना था और सॉल्व करना था। सो बेसिकली इन दोनों की एवरेज आ रही है शायद 5200, और ये आ रहा है 31200। तो इसका रिजल्ट होगा 31200 बाई 5200, एंड शायद 6 इसका रिजल्ट आएगा। चेक कर लेंगे, मेरे पास हिंट्स हैं। ओके नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को पूछा कि प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है। तो भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इनटू योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 20% को आपको मल्टीप्लाई करना था 30% से, इसका भी रिजल्ट 6% आएगा। सो 6% इज योर प्रॉफिट ऑन सेल्स। नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्लक्स मेथड का ये सवाल था। इंटरेस्टिंगली फ्लक्स मेथड का आपको एक अलग सा फॉर्मूला देखने को मिलता है इन योर स्टडी मैट। तो अगर आपने स्टडी मैट में ये फॉर्मूला ठीक से देखा होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन नंबर 9 को बना पाएंगे। फ्लक्स मेथड अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड में डिस्कस किया हुआ है। सो क्लियरली अलग अलग मेथड होने की वजह से इसके रिजल्ट्स अलग अलग तरह से आ सकते हैं, बट स्टडी मैट में जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से इसका रिजल्ट शायद 14% नहीं 8.63% था। मैं शो करूंगा कैसे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 वाज सिंपल, एंड ये बिट क्वेश्चन से ही था, हमने प्रैक्टिस किया था। इसका आंसर था सेल्स डिमांड। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ये कहां से था भैया, ये भी बिट क्वेश्चन से था। ये आप शॉक में तो ये इतना ज्यादा बिट सुन करके, ये मुझे इनिशियल कमेंट्री मिल गई थी जब स्टूडेंट्स एग्जाम से निकले थे और मुझे इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने बोला था भैया आपके सेशन से ही सब कुछ आया। तो भाई मेरा सेशन तो बिट्स पे लागू था, तो बिट से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे अपने को बोला कि भैया आपने लैब में कोई टेस्टिंग करी है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद सम स्टैंडर्ड्स, तो ये किस तरह का खर्चा है। ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, बिट में ये भी था, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोलते हैं इसको। दिस वाज आल्सो फ्रॉम बिट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये ईओक्यू का सवाल था। बिट में विट में सब जगह था भाई ये। इसके लिए फॉर्मूला लगाना था अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। ये रहा ए, ये रहा ओ, और ये सी आएगा इसका 50% ऑफ 10 यानी कि 5 रुपए। सॉल्व होने पे बड़े आराम से इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस में आपको कौन से मेथड को यूज करना चाहिए। तो भाई उस केस में सबसे बेस्ट मेथड होता है वेटेड एवरेज, क्योंकि फीफो और लीफो ये दोनों मेथड्स काफी एक्सट्रीम मेथड्स होते हैं। वेटेड एवरेज इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करता है।
फाइनली आता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आखिरी क्वेश्चन था। अगेन ये भी बिट क्वेश्चन से था और इस क्वेश्चन में सेम वही चीज पूछा था। दे हैड आस्क्ड अस एस क्यू, जबकि आपको एस पी ए क्यू ए पी सब कुछ दिया हुआ था। इसके अलावा आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी दिया था। सो इट वाज वेरी इजी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड उसके रिजल्ट से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता। ये थे 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के, मेरे हिसाब से इजी थे। आंसर्स आइए इन सब के डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सब के अगर आंसर्स देखें तो ये रहे भाई अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। फिर दूसरे वाले का भी बी है। तीसरे वाले का है 49,500 रूम डेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कैसे आया? 250 रूम्स इन समर ऑक्यूपाइड 70% करके 180 डेज समर का गिनेंगे। फिर 250 रूम्स का 40% ऑक्यूपेंसी इन विंटर, और विंटर को पकड़ेंगे 180 डेज। कैलकुलेशन किया 49,500 आ गया। सी का आंसर है, सॉरी 4 का सी का आंसर है फीफो मेथड, या 4 का सी आंसर है फीफो मेथड, हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 का बी आंसर है जो कि है 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर्स। इसमें क्या होता है, ये कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो लोड है उसको हम करते हैं एवरेज और इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद समेशन ऑफ किलोमीटर्स। ये फॉर्मूला देख करके याद आ गया होगा ये कैसे सॉल्व होता है। जो बच्चे एब्सोल्यूट करके आए हैं उनके नंबर एब्सोल्यूटली कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जिसका रिजल्ट है 720 यूनिट्स। कैसे आया मैंने शो किया है। जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते वक्त स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे, लगभग मैंने वैसे ही शो किया है। 800 यूनिट्स आपके इनपुट में है, आपका आउटपुट का ब्रेकअप ये है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एंड फिर ये इक्विवेलेंट यूनिट्स टोटल करने पे आ रहा है 720। 0% है नॉर्मल लॉस वाले का, 60% है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, और 100% है कंप्लीटेड यूनिट्स का। क्लियर? इस तरह से मैंने इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करी। बिट क्वेश्चंस पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है C6, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 8 का करेक्ट आंसर है B 6%, और ये वाला भी मैंने डिस्कस किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 नंबर का करेक्ट आंसर है 8.63%। कैसे आएगा? फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूला इज हाफ ऑफ सेपरेशन प्लस एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर, और यहां पे हमने कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज लेबर का ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर के उसको डिवाइड बाय 2 किया, एंड इसके अलावा हमारे सेपरेशंस और एडिशंस दिए थे जिसको भी हमने यहां जोड़ करके आधा किया। रिजल्ट कैलकुलेट किया, 8.63% आ रहा था। 10 का करेक्ट आंसर होगा बी विच इज सेल्स डिमांड। 11 का डी होगा विच इज कन्वर्जन कॉस्ट, दोनों ही बिट क्वेश्चन से क्वेश्चन थे। 12 का भी सी होगा, क्वालिटी कंट्रोल अगेन बिट क्वेश्चन से था। 13 का करेक्ट आंसर होगा बी 4472 यूनिट्स। कैसे आया? इसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। सी के लिए आप देख सकते हैं हमने 10 रुपीज का जो हमारा यूनिट कॉस्ट है उसको 50% से मल्टीप्लाई किया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है डी, जो कि होगा वेटेड एवरेज मेथड। एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 जिसका करेक्ट आंसर होगा बी, एंड द रिजल्ट इज 2850 kg। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया MUV का, जिसमें हमारे पास MUV था क्योंकि ये फेवरेबल वेरिएंस था तो माइनस आगे नहीं लगाया, पॉजिटिव रहने दिया। बाद बाकी SP था, AQ था, हमारे पास नहीं था तो क्या नहीं था, SQ नहीं था, जिसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया 2850 kg। एज सिंपल एज दैट। तो लो जी, विद दैट बीइंग सेड हमारे एमसीक्यू सारे डिस्कस हो गए। आई वुड लाइक टू नो कि आपके एमसीक्यूज में कितने आ रहे हैं अभी तक, जितना आपने डिस्कशन देखा है अभी तक आप पेपर में कितना स्कोर कर रहे हो, प्लीज ये कमेंट में जाकर के लिख दो। कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहता हूं कि 20+ आप ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। मेरे हिसाब से लाना चाहिए था कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहां बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए थे। क्लियर? तो ये था आसान, मुश्किल नहीं था। अब आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं बाकी सारे पेपर को। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो पहले तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ लेके चलता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है, YouTube पे भी मैंने वीडियो डाला था कि आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट 90 मिनट्स में आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद आप डिसाइड करें अगले 30 मिनट में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन सा आप करेंगे। दोनों में मैंने कहा था चॉइस है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने कहा था कि यहां पे भी आप अपना चॉइस कर लेना, जहां आपको जाना है जा सकते हो। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, क्यों? इजी था भाई। अगर क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें तो ये था बहुत ही बेसिक सवाल ऑन कॉस्ट शीट, जिसमें आपको रॉ मटेरियल के खर्चे अलग अलग दिए हुए थे। करेक्ट? सवाल में रॉ मटेरियल के खर्चे यहां दिए हुए थे, प्राइमरी पैकेजिंग भी दिया हुआ था जो कि रॉ मटेरियल में ही कंसिडर करना था।
जी मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं डिस्कशन के दौरान। इसके अलावा आपने हायर किया एक फोटोग्राफर को, खर्चा गिनना होगा इन लेबर, इन सब का हमें प्रोपोर्शनेट कॉस्ट गिनना था। महीने में 150 घंटे हैं, 80 घंटे का, 75 घंटे का और 30 घंटे का, यानी 80 आवर्स, 75 आवर्स और 30 आवर्स का क्या कॉस्ट बनता है इनका, वो हमें कंसिडर करना था। और उसके बाद क्या होना था, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड 40% ऐड करके आ जा रहा था सीओपी, और सीओपी में 20% फर्दर ऐड करके आ जा रहा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इतना सा काम करके टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट इज गिवन एज 20% ऑफ कोटेड प्राइस। सो इसको करने का सबसे इजी तरीका होता है डिवाइड बाई 80% कर देने का, तो सेल्स आ जाता है। सो यही काम हमने यहाँ किया है। बताता हूं आपको कि ये 7 मार्क्स क्यों उठाना बहुत ज्यादा आसान था। तो ये है इसका सजेस्टेड आंसर, गौर कीजिएगा प्लीज। ये रहा इसका सजेस्टेड आंसर। हमने रॉ मटेरियल में 44,000, 8,000, 4,000 और 6,000 जो कि प्राइमरी पैकेजिंग का है, इन सारी चीजों को कंसिडर किया। इसके अलावा हमने लेबर चार्जेस में फोटोग्राफर का हायर चार्जेस, आर्टिस्ट का खर्चा, कॉपीराइटर का, क्लाइंट सर्विसिंग का, सबका खर्चा गिना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ 80/150, 75/150, 30/150 वाला काम किया है। भैया ये 150 क्या है? भाई ये 150 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल। कैसे निकलेगा भैया? बहुत सिंपल है, 25 days into 6 hours, so 25 into 6, 150 आवर्स। तो महीने में 150 घंटे हमारे पास अगर कोई काम करता है और हम उससे 80 आवर्स एक्सट्रैक्ट कर ले, तो हम उससे कितना चार्ज करेंगे? वो उसकी पगार इनटू नंबर ऑफ आवर्स चार्ज्ड डिवाइडेड बाय 150 से निकलेगा। यही काम हमने किया इन तीनों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, कॉपीराइटर के लिए और क्लाइंट सर्विसिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये काम किया और हमारे लेबर चार्जेस आ गए, सबको जोड़ा तो आ गया हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने 40% जोड़ा तो आया सीओपी, सीओपी में हमने और फर्दर 20% जोड़ा तो आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से हमें प्रॉफिट निकालना था, तो बहुत आसान है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लें विच इज 171024, इसको आप डिवाइड करेंगे भाई 80% तो आ जाएगा सेल्स, और उसको वापस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 20% करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट निकालने का एकदम फास्ट तरीका यही है, इंटू 20/80 करके, एंड रिजल्ट आया 42,756 का। लास्ट में सेलिंग प्राइस आ गया 2,13,780। भैया कितने श्योर हो आप इस सॉल्यूशन को लेकर के? मैं एकदम श्योर हूं, मेरे हिसाब से यही इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। अगर आपका ये रिजल्ट मैच कर गया तो लिख दो कमेंट में जाकर के 7 मार्क्स जेब में, करेक्ट। या फिर अगर आप क्यूमुलेटिवली काउंट कर रहे हो, आपके एमसीक्यू में 20 आ चुके हैं, तो लिख दीजिए 27 मार्क अभी तक जेब में। और जैसे जैसे आप नंबर स्कोर करते जाएं कमेंट में डालते जाइएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए तो बनने लायक था, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 बनाना, तो ये तो भैया बनने लायक था। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कुछ चीजों की कैलकुलेशन करनी थी। हालांकि लेबर में ये सब कैलकुलेशन करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना था। जैसे यहाँ पे आर, एस और टी का, इनका तीनों का तालमेल दिया हुआ था। इन तीनों का कितना कितना जॉब कंप्लीट हुआ, यानी हमने कितने यूनिट्स बनाए, उनमें से कितने रिजेक्ट हो गए, इसका हमें एक अंदाजा लगा यहाँ पे। इसके अलावा हर 100 यूनिट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए, उसका अंदाजा यहाँ पे। जैसे आर को बनाने के लिए 2.6 आवर्स चाहिए टू कंप्लीट 100 यूनिट्स ऑफ आर, वैसे ही एस को कंप्लीट करने के लिए, 100 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे चाहिए, और 1 घंटा 30 मिनट चाहिए, यानी 90 मिनट चाहिए अपने को टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ टी विच इज अनदर प्रोडक्ट। तो हमने इसको ध्यान रखा है टाइम अलाउड को, और इस टाइम अलाउड से हम स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेंगे। इसके अलावा बेसिक रेट दिया हुआ है, कभी भी कोई भी चीज को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो बेसिक रेट की जरूरत पड़ेगी, सो दिस विल बी हैंडी। इसके अलावा टाइम टेकन दिया हुआ है, सो बेसिकली जितना भी आपने समय यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया होगा, करेक्ट, उस एक्स्ट्रा समय के लिए आपको ओवर टाइम या बोनस जो भी मिलना होगा, एफिशिएंट होंगे तो बोनस मिलेगा, नहीं तो ओवर टाइम मिलेगा, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ पे। सवाल में बोला कि 88 आवर्स के बियॉन्ड तो किसी को भी काम कराना ही नहीं है, सो एनीबडी हु इज वर्किंग मोर देन 88 आवर्स, वो सारा ओवर टाइम काउंट होगा। इसके अलावा बोनस कैसे कैलकुलेट होगा वो समझाया है, दैट विल बी 60% ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट
डिडक्टिंग द रिजेक्टेड आउटपुट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बोनस की कैलकुलेशन करते वक्त बेसिक वेज रेट जो दी हुई है, जो कि अलग अलग दी हुई है सबके लिए, उसको 60% लेकर के इसको सॉल्व करना है। बाद बाकी ओवर टाइम के लिए अपने को ये बोला है कि ओवर टाइम आपको 10 घंटे, पहले 10 घंटे का जो ओवर टाइम है उसको अपनी टाइम रेट पे 1/3 को ऐड करोगे, बेसिकली 4/3 कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगा उस पे यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगा। और उसके अगले जो 10 घंटे हैं उसमें कैलकुलेशन होगा 3/2 से, यानी 1.5 गुना करके। क्लियर? हाफ टाइम से ये बढ़ेगा, पहले से 100% और फिर 50% और बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर क्वेश्चन इज शेप्ड। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोनस आवर्स, अमाउंट ऑफ बोनस पूछ रहा है। इसके अलावा अपने को यहाँ पे बेसिक वेज, ओवर टाइम, बोनस, सारी कैलकुलेशन अमाउंट पूछ रहा है। और डायरेक्ट वेजेस पूछ रहा है कि आपके कितने हो जाएंगे अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे प्रत्येक प्रोडक्ट ऑब्वियसली। तो भाई ये हमें देखना है कैसे होगा। आइए लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2B। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए अपने ना बहुत आराम से सारी कैलकुलेशंस दिखाए हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो इस सवाल में ना बहुत सारी गलती हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सबसे पहले अपने जॉब कंप्लीटेड तो चलो सबका यूनिट्स दिया हुआ ही था, करेक्ट, रिजेक्टेड भी दिया हुआ था, तो बाकी जो बच गए वो हो गए सेलिएबल। सेलिएबल का मतलब हो गए बेचने लायक हो गए। अब इसमें स्टैंडर्ड आज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यार कैलकुलेट होगा ऑन द जॉब दैट यू हैव डन। अब उसमें से 200 खराब बन गए तो क्या हुआ, समय तो लगा उसको बनाने में, तो ये आ रहा है 130 आवर्स। अब ये कैसे आ रहा है, बहुत सिंपल है। आप देखो कितना आपने जॉब कंप्लीट किया है, डिवाइड बाई 100 किया हमने, इनटू टाइम अलाउड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आराम से कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे 130, 120 एंड 108 का स्टैंडर्ड आवर्स निकाला, जबकि इनका एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ था। तो बाकी सारे घंटे जो हो गए वो हो गए बोनस आवर्स। बोनस आवर्स एज पर हेल्से रोवन जो होता है वही है, टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस देखते हैं हम लोग, या स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज बोनस आवर्स। अब इन बोनस आवर्स के लिए पैसे मिलेंगे, तो बोनस आवर्स के लिए जो पैसे मिलेंगे उनकी कंप्यूटेशन यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से शो की है कि भैया 60% करके आपको बोनस मिल जाएगा। सो दिस इज टाइम सेव्ड इनटू योर बेसिक वेज रेट इनटू 60%। तो ना ये हेल्से का रहा ना ये रोवन का रहा, बट ठीक है 60% के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया हमने। पर यहां बात खत्म नहीं होती। अब ये बोलते हैं कि भैया हमको टोटल वेजेस भी बताओ। तो टोटल वेजेस में बेसिक वेजेस हमारी कंप्यूटेशन हो जाएगी, दिस इज फेयरली सिंपल, जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, करेक्ट। बोनस हमने कंप्यूट कर लिया है तो वो भी यहां आ जाएगा। अब आता है ओवर टाइम प्रीमियम। तो ओवर टाइम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन में, इसके लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन करी है, किसने कितना घंटा बचाया पहले ये देखो। जैसे कि सबसे पहले अगर हम आर के केस में बात करें तो आर के केस में घंटे बचे हैं 12, तो 12 का स्प्लिट होगा 10 एंड 2 का। पहले 10 घंटे पे आपको 4/3 के हिसाब से मिलेगा, अगले 2 घंटे पे मिलेगा 3/2 करके। जस्ट एक मिनट, मेरे को इसको वेरीफाई कर लेने दो कि लिखने में गलती हुई है कि कैलकुलेशन ही गलत कर दी। कई बार होता है ना, लिख तो ठीक दिया, नहीं लिख गलत दिया लेकिन कैलकुलेशन, हाँ जी कैलकुलेशन ही गलत नहीं है, सिर्फ लिखने में गलती है। ये 3/2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली पहले 10 घंटे का आपको 4/3 करके मिलेगा, यानी जिसका मतलब होता है 133.33% का, और उसके बाद का जो आपको मिलेगा वो 150% करके मिलेगा, तो वो हो गया 3/2 के हिसाब से। सो इस हिसाब से हमने यहाँ ओवर टाइम कर दिया। पहले वाले में 12 घंटे थे तो 10 और 2 का स्प्लिट है, दूसरे वाले में 20 घंटे हैं तो 10 और 10 का स्प्लिट है, और लास्ट वाले में तो भैया 10 घंटे से कम समय का ओवर टाइम है। सो उस केस में हमारा सिर्फ 4/3 के हिसाब से कंप्यूटेशन हो गया। एंड यहीं पे अगर आप देखें तो वेज हमने पर 100 यूनिट्स पे भी कंप्यूट कर दिया, जो भी हमारा टोटल आया उनको हमने डिवाइड किया बाय टोटल सेलिएबल यूनिट्स इनटू 100 यूनिट्स, करेक्ट। सो उससे हमारा पर 100 यूनिट्स का कॉस्ट आ गया। दिस वाज रिक्वायर्ड, मतलब ये आई थिंक वर्किंग नोट नहीं था, हाँ ये वर्किंग नोट नहीं, अच्छा ओके ओके, अच्छा ऊपर मैंने शो कर दिया टेबल में, लेकिन वर्किंग नोट मैंने नीचे शो कर दिया है इसका, ठीक है। सो बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। वही मुझे लगा कि यार मतलब इसको वर्किंग नोट में नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज दिस वाज अ लेजिट क्वेश्चन आज एज वेल। ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसके मार्क्स अलग से मिल रहे थे, तो हम लोग वर्किंग नोट में क्यों दिखाएंगे। बाद में देखा मैंने प्रेजेंटेशन ऊपर कर दिया, वर्किंग नोट नीचे दिखा दिया। अब ये सारी चीजें मैटर करती है। आप देखिए मैंने लिखावट में भी 2 और 3 को एक जगह जोड़ा, करेक्ट। 2 और 3 एक ही स्टेटमेंट में बना रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 2 और 3 ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको पता रहे मेरे को सारे मार्क्स देने हैं इसके लिए। एक ही टेबल में 2 टेबल्स मिक्स किए तो भी मार्क्स मिलेंगे हमें,
करेक्ट, और प्रॉपर वर्किंग नोट्स दिए हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मतलब मेरे पसंद के हिसाब से नहीं आया। 63.72 ये कोई रिजल्ट होता है? 126.05, 48.25 एग्जैक्ट, मतलब राउंड ऑफ होकर के नहीं आया। तो हो सकता है मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी रहे इसमें, बट लार्जली कॉन्सेप्ट ठीक से लगाया गया है। मेरे हिसाब से इसके मार्क्स मिलने चाहिए, और सजेस्टेड इंस्टीट्यूट जब लाएगा तो ऐसा ही होना चाहिए, बट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2B। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ में। भाई साहब 3A तो यार एज इट इज कहीं से छपा हुआ सवाल है, एज इट इज कहीं से छपा हुआ सवाल है। सो 3A के लिए ज्यादा चिंता कर बात ही नहीं है, एग्जैक्ट मतलब एकदम वेरीफाइड सॉल्यूशन है, आपको इसके लिए कोई चिंता नहीं है। सवाल क्या था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में अपने को यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना था। सो बेसिकली अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी होया हुआ है। द ओवरहेड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट को बांटने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करना चाहिए था, अपना फेवरेट है वो, अपना फेवरेट है। तो वो चीज करने के लिए 10-10% दोनों का दिया हुआ था। सो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू समथिंग प्लस 0.10 ऑफ y, और y बनेगा समथिंग प्लस 0.10 ऑफ x। ये समथिंग जो है ये एक्चुअली इनके वैल्यूज ही हैं, 46,250 एंड 57,750। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, x और y का वैल्यू आता, उनको अपने बांट देते a, b और c में। बस बांटने के बाद में टोटल करने के बाद अपने डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स से टू कैलकुलेट आवर पर आवर ओवरहेड कॉस्ट। दिस वाज सो डैम इजी, बहुत ज्यादा आसान था ये। इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस भी की हुई है इस पे कि ये गलत नहीं होना चाहिए था। फिर भी जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया, भाई आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, x की वैल्यू आई 48,308, वेरीफाइड है, तो ये एग्जैक्ट नंबर है, एकदम इतना ही आना चाहिए। एंड 20,581 या 580 भी आ सकता है, राउंड ऑफ है थोड़ा सा, तो जो भी आएगा ये आपके वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, 48,308 एंड 20,581। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी मैंने पूरा करके दिखाया है, यू कैन वेरीफाई दिस। ओके, अब अपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अपने यहां से x और y को 0-0 कर देंगे, बेसिकली इसकी बात नहीं हो रही, और इसका अमाउंट बांटा गया है ABC में, जो कि इस तरह से बट गया। भैया ये कैसे बटता है, इसमें 46,250 को हमको जो बांटना है वो दरअसल दिखाएंगे 46,250, लेकिन बांटेंगे कितनी वैल्यू को, बांटेंगे 48,308। सो 48,308 को जो भी परसेंटेजेस दी हुई है ABC की उसमें बांट दिया जाएगा, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स ABC। फिर बाद में इन सब का टोटल कर दिया हमने, और इनका टोटल आ रहा है 3,19,894 फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के लिए आ रहा है 306,609, सी के लिए आ रहा है 411,497। एक बार अपने पास में यहाँ पे ओवरहेड्स आ गए तो इनको हम डिवाइड करेंगे बाय आवर टोटल आवर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास में रेट आ जाएगी ऑन पर आवर लेवल। अगेन क्योंकि आंसर अच्छा नहीं आया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी लग रहा है कहीं पे हो सकती है, बट फिर भी बहुत ज्यादा हद तक मुझे लगता है कि ये मैच होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट जब अपना सजेस्टेड आंसर लाएगा तो मैच तो होगा, ये कैसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप वेरीफाई जरूर करेंगे। कभी कभार होता है ना, इंस्टीट्यूट एक छोटा सा कहीं अजम्पशन नया ले लेता है, और नया लेने पे हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर हो जाए, बट मेरे हिसाब से यहाँ अजम्पशन की गुंजाइश नहीं है, नंबर्स मैच होने चाहिए। तो ये था, और वैसे आपका ही मैच हो गया तो फिर इंस्टीट्यूट जाए यार, साइड हो जाए। हम लोग का ही मैच हो गया ना अगर आपस में, तो कमेंट में डाल दो ताकि हम लोग को टेंशन ही खत्म हो जाए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3A इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 3B की बात करते हैं। ओह फ्री, मतलब ये यार, मतलब अब फ्री का क्वेश्चन आ गया, फ्री 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 फ्री। भैया क्या बोल रहे हो, फ्री कैसे आ गया? अरे भैया जर्नल एंट्री पोस्ट करने का आ गया, और उसमें भी इतना सही इंस्टीट्यूट, मतलब इतना बढ़िया क्या काम कर सकता है, लिख दिया नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। भाई नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो इसके बाद में आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएं या ना बनाएं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बनाओगे तो ऑब्वियसली अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद में भी नरेशन नहीं देना था, मैंने जाहिर सी बात है कोई जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे सीधी एंट्रीज करके दिखा दी। एंड इश्यू ऑफ मटेरियल के एंट्री क्या होती है, वेजेस के एलोकेशन की एंट्री क्या होती है, ओवरहेड की एंट्री क्या होती है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या होती है, ये सब बेसिक एंट्रीज पूछी है, जो कि मेरे हिसाब से जवाब देना चाहिए था। और इस जवाब को देने के लिए 7 मार्क्स मिल रहा है, विच आई थिंक इज अ फ्री का मार्क्स। जैसे कि हम सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल को अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूसेज में दिया है तो डायरेक्ट होने पे वो WIP में क्लोज होता है, इनडायरेक्ट होने पे वो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो ये एक बहुत सिंपल एंट्री थी। सेम इसी तरह वेजेस के लिए होगा, वो भी WIP फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल अकाउंट होगा, तो ये भी एकदम सेम एंट्री थी। एक ही एंट्री 2 बार पूछी है, ऐसा समझो। फिर तीसरा वाला था अपना, जहां पे अपने को एक एक करके सारी चीजों को क्लोज करना था। फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज होता है WIP में, तो क्लोज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्लोज होता है फिनिश गुड में, तो ये भी क्लोज कर दिया। और सेलिंग ओवरहेड क्लोज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो इसको भी क्लोज कर दिया।
इसके अलावा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की जो बात आती है उसके लिए भी एंट्री करनी थी, तो अपना फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसकी एंट्री हो गई ये वाली, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की एंट्री हो गई ये वाली। एज सिंपल एज दैट। इतनी सी एंट्रीज करने का विदाउट नरेशन भी आपको पूरा 7 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाया अच्छी बात है, नहीं बनाया थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि इवैल्यूएटर उसके लिए काट सकता है नंबर, बट अदरवाइज नरेशन तो लिखना ही नहीं था, तो टेंशन खत्म। क्लियर? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज अगर आपकी मैच हुई है, मेरे ख्याल से ये इजीएस्ट क्वेश्चन था ऑफ द एंटायर लॉट, और वो भी किस चैप्टर से आया? सबसे बोरिंग चैप्टर से। सबसे बोरिंग चैप्टर से सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब बताओ पेपर इजी कैसे नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ। सर्विस कॉस्टिंग से आया था क्वेश्चन नंबर 4A। रिव्यू कर लेते हैं एक बार सवाल को। सो ये क्वेश्चन नंबर 4A एंड ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वैसे सवाल, पर बनना चाहिए था। सवाल में अपने को बोला कि सिंगल रूम है 200, डबल रूम है 100 और ट्रिपल रूम है 60। इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी 80 एंड 60% भी दी हुई थी, और अपने वो बोला हुआ था कि इनका आपस में रेंटल कैसे चलता है, यानी टैरिफ कैसे चलता है। तो सिंगल रूम को अगर आपने x माना तो डबल हो जाएगा 1.25x और ट्रिपल हो जाएगा 1.50x। बस इन सारे टैरिफ को आपको रूम डेज से मल्टीप्लाई करके अपने टोटल टैरिफ तक पहुंचना था। तो ये चीज करने के लिए अपने पास में यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रूम सब है, नंबर ऑफ डेज भी दिया हुआ है 365। तो रूम डेज कैसे निकालना है भाई? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रूम्स इंटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इंटू 365 डेज। ये करके अपना यहाँ पे आ जाएगा रूम डेज, और रूम डेज आने के बाद में बड़े आराम से हम यहाँ पे खर्चे टैरिफ सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो अगर आपके पास रूम डेज आ गया मल्टीप्लाई करें वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट निकालना है, अगर आपके पास रूम डेज आ गया मल्टीप्लाई कर दें आंसर निकाल लें। फिर आपको यहाँ बोला है कि आपको 20% का यहाँ पे रेंट ऑन रूम्स पे मार्जिन रखना है, तो ये तो हमको पता है डिवाइड बाई 80% करके आएगा। सो टैरिफ का रिजल्ट आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 80%, तो इससे टैरिफ आ जाएगा, और टैरिफ को इस फॉर्मूले से इक्वेट करके एक्स निकालना था। बहुत आसान सवाल था मेरे ख्याल से, अगेन सर्विस कॉस्टिंग के निहायत ही सिंपल सवालों में से एक था। इसको कैसे बनाएंगे भाई? इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले रूम डेज कैलकुलेट किया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे रूम डेज आ गए हैं, नोट कर लीजिएगा। 58,400 रूम डेज, 29,200 रूम डेज एंड 13,140 रूम डेज रेस्पेक्टिवली फॉर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल रूम। इसके बाद में हमने टैरिफ कैलकुलेशन के लिए क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंसिडर किया। अमाउंट बहुत बड़ी हो गई थी तो रुपीस लैक्स में लिख दिया। सो 58,400 रूम डेज इंटू 220 रुपीज। तो इस तरह वेरिएबल कॉस्ट आया फॉर सिंगल, डबल और ट्रिपल भी ऐसे ही आएगा। फिक्स कॉस्ट भी सेम वैसे ही आएगा, आपके पास रूम डेज दिया हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बात से। अब कई बच्चे अभी यहाँ ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि भैया यहाँ 58,400 जो आप यूज कर रहे हो इसको आपने वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या हम मना नहीं करेंगे, पर फिक्स्ड कॉस्ट के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये कहना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको फिक्स कॉस्ट की कंप्यूटेशन के लिए भी यूज करना है। और क्यों करना है? क्योंकि सवाल में ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी दैट फिक्स्ड ओवरहेड हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड अज्यूमिंग 100% ऑक्यूपेंसी। तो ऐसा कोई अजम्पशन बोला नहीं अपने को लेने के लिए, तो हम जितने ऑक्यूपाइड रूम्स हैं उन्हीं पे फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, एंड वो अपोर्शनमेंट यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? सो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ गए, एंड इसके अलावा टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ पे आ गया। टोटल कॉस्ट तीनों का आने के बाद में हमने सबको क्लब कर दिया, क्लब करके यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाला, फिर निकाला सीधा टैरिफ। टैरिफ निकालना आसान है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाई 80% कर दो तो भी आ जाता है, नहीं तो आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। मैं अभी ये नहीं समझा सकता भाई ये 80/20 ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्लासेस के लिए ठीक है। अभी हम एग्जामिनेशन के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 20/80 कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट टैरिफ कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट डिवाइडेड बाई 80% करके। वैसे फिर भी रेफरेंस के लिए बता दूं, पिज्जा थ्योरी कहते हैं हम इसे अपनी क्लास में। क्लियर? तो ये बड़े आराम से कैलकुलेट होगा। टैरिफ आएगा 578.16 लाख, और बाद में हमको क्या करना है, बाद में हमको इक्वेट करना है विद टोटल टैरिफ ऑफ द रूम्स एज वेल। सो 58,400 सिंगल रूम्स है उसका टैरिफ हमने माना x, 29,200 अपने डबल रूम्स है उसका टैरिफ हमने माना 1.25x, और 13,140 हमने ट्रिपल रूम्स माना जिसका टैरिफ है 1.5x। तो सबको हमने जोड़ा, जोड़ करके 578.16 लाख से इक्वेट किया, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 504.46। गंदा नंबर है पर क्या करें, गंदा है सो धंधा है। करेक्ट? तो भाई यहाँ पे हमारे पास में सिंगल टैरिफ आ गया, तो सिंगल का 1.25 करते ही डबल आ जाएगा, और उसका 1.5 करते ही ट्रिपल भी आ जाएगा।
नंबर्स अगेन अच्छे नहीं थे। एग्जाम में अगर कोई बच्चा फंसा होगा तो इसी चीज में फंसा होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमने राइट किया कि रॉन्ग किया। तो लो जी, आपके पास में आ गया सजेस्टेड आंसर्स, आप देख लो आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। जिसके आंसर्स एग्जैक्ट मैच होंगे, हर क्वेश्चन के लिए आप कॉमेंट डालोगे एक अलग कि भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हुआ है। क्लियर, एकदम ये काम करोगे। दूसरा, शेयर नहीं किया ना अभी तक अपने दोस्तों के साथ, करो अभी के अभी, शेयर करो। दिस इज अ वंडरफुल क्लास, एक वंडरफुल सेशन है, वंडरफुल पीडीएफ है जो हम आपके लिए बना रखे हैं, तो यार इसको शेयर करो। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी में। भाई मुफ्त के नंबर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बहुत सिंपल सवाल आया, बहुत सिंपल। आप देखो भैया कैसे आप बोल रहे हो बहुत सिंपल है, अरे भाई मैं क्या बोलूं, अपनी मैट का ही तो सवाल है। ऐसे तो सारे ही सवाल मैट से हैं, पर ये तो यार ऐसे कैसे छप गया, कुछ नहीं था इस सवाल में। इस सवाल में आपको ज्यादा से ज्यादा ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में गलती हो सकती थी, वही बचानी थी। डेप्रिसिएशन अगर बचा लिया तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सुपरवाइजर में कैलकुलेशन में था और महीने 9 ही थे। भाई 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 ये एक प्रॉब्लम थी, इसको जिसने पूरे 12 महीने पकड़ करके सॉल्व किया होगा गलती की होगी। ये 9 महीने का है तो सुपरवाइजर की अमाउंट लेते वक्त आपको इंटू 9 करना था, फिर उसमें भी उसको हाफ करना था क्योंकि वो आधा ही टाइम डिवोट कर रहा है। बस इतना सा ध्यान देना था, इसके अलावा बात बाकी तो इजी था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में चलेंगे तो देखो आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं। मटेरियल, लेबर, फोरमैन सब दिया हुआ था। डेप्रिसिएशन 14,000 कैसे आया मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। सो दिस इज 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2/5। अब इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे भी खराब लगा कि यहाँ पे इंटू 9/12 भी होना चाहिए ना, पर नहीं होगा, नहीं होगा, करना नहीं है इसको। क्यों नहीं करना भैया, ये कहीं लिखा ही नहीं है सवाल में। और वैसे लॉजिकली तो हम कर देते भाई 9/12, लेकिन किया हुआ सवाल है, क्लास का सवाल है, तो हमें पता है कि ये 9/12 नहीं होगा। आपको यहाँ पे सीधा पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लेना है, विच इज 2,60,000 कॉस्ट ऑफ द मशीन, 15,000 सैलवेज, 7 साल की लाइफ है, इंटू 2/5 किए क्योंकि 2/5 टाइम्स वो हमारे पास में रहा। अब इसमें एक चीज है कि 9/12 को हम ना डिस्करेज कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से, क्योंकि जब चला करके बोला है 2/5 टाइम तक आपने उस मशीन को यूज किया है, तो आपको मानना पड़ेगा दैट दिस इज 2/5 ऑफ अ ईयर, नॉट 2/5 ऑफ 9 मंथ्स। थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट सीधा सीधा कहूं तो इसमें अगर किसी ने इंटू 9/12 अलग से किया होगा तो उसके नंबर कटेंगे फॉर दिस मच पोर्शन। बाद बाकी अगर आपका डेप्रिसिएशन 14,000 ही आया तो इट्स गुड टू गो। फिर आपने सुपरवाइजर की सैलरी में इंटू 12 किया तो यहां पे भी गलती हो सकती थी, ये इंटू 9 करके होगा, 36,000 सुपरवाइजर का अमाउंट आएगा। बाद बाकी कॉस्ट आएगा 10,49,000। फिर अपने WIPCD से इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करते वक्त वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना था, हमें इसकी आदत हो गई, हमने क्लास में सवाल बनाया है। ये 10,49,000 जो है दिस डिनोट्स 2/3 ऑफ वर्क कंप्लीटेड, करेक्ट। तो इसको डिवाइड बाई 2/3 किया और फिर 1/6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड 1/6 पोर्शन है। कैसे आया ये भाई, क्लास में क्या हुआ है, 2/3 कंप्लीट है तो 66.66% कंप्लीट है, लेकिन सर्टिफाई हुआ 50%, तो कितना परसेंट अनसर्टिफाइड रह गया, 16.66%। सो 16.66% को हम लिखते हैं एज 1/6, तो इसीलिए ये 1/6 करके सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे ये प्रैक्टिस नहीं करके गए थे अभी लिखेंगे अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, और जिन्होंने क्लास में किया हुआ है भाई आप लोग कमेंट में डाल देना क्या यार ये किया हुआ था सवाल, बना नहीं बना अलग बात है, बट क्लास में क्या हुआ था एग्जैक्ट नंबर्स के साथ में, जी एग्जैक्ट नंबर्स के साथ में। एंड अपना लास्ट में कॉस्टिंग और WIP का बांटना था, तो ये बांटने में अपने 2/3 वाला फॉर्मूला लगाए, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% आ गया है, तो 2/3 एंड 213 250 को 75% करके क्यों बांटा, क्योंकि कैश रिटेंशन हो रहा था, तो 25% का रिटेंशन था तो 75% पे आउट हुआ। सो बेस्ड ऑन दिस कॉस्टिंग PL और WIP कैसे बटा ये अपने समझ में आ गया। एंड ये था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। अच्छा भैया आपने यहाँ पे कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनाया, यार मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशन आप देख सकते हो ऊपर ही शो करती है, इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं स्किप किया है वर्किंग नोट्स को, बट आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग नोट तो बनाना पड़ता, मैंने ब्रैकेट्स में ही दिखा दिया तो मेरा समय बच गया। ठीक है, ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4A। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5B, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अगेन ये सवाल सिंपल है यार, ये सारे खर्चे हो गए, ये सारे खर्चे जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है। फिर अपने को यहाँ रॉ मटेरियल का भी खर्चा निकालना था, 1,50,000 kg इंटू 8 करके तो रॉ मटेरियल आएगा, सारों को जोड़ा तो जॉइंट कॉस्ट आ गया। फिर अपने को बोला कि 1,50,000 kg अपने पास यहाँ इनपुट है,
तो उसमें से 5% माइनस करेंगे विच वाज लॉस इन इनपुट, तो अपने पास आएगा आउटपुट, और उस आउटपुट को अपने को बांटना है 1:2 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 1/3 एंड 2/3। तो ये बांटने से अपने पास पी और क्यू की क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी आने के बाद में इनके सेलिंग प्राइसेस दिए हुए थे, सेलिंग प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकालना था। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकल करके अपने जॉइंट कॉस्ट को उसी रेशियो में बांटना था। यहां था सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये था कि हमारा जो P है उसको हम फर्दर प्रोड्यूस करके बना सकते हैं S। ये काम करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, और ये हमें चेक करना था कि ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जवाब आएगा नहीं करना चाहिए। क्यों, आइए देखते हैं। तो ये था अपना सवाल। यहां आप देख सकते हैं जॉइंट कॉस्ट तो यार जैसे दिया हुआ था सारा कर लिया हमने, बस मटेरियल के लिए अलग से कंप्यूटेशन लगा। जॉइंट कॉस्ट आया 22,10,000 रुपए का। फिर उसके बाद हमने जॉइंट कॉस्ट को बांटना था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटी निकाली। क्वांटिटी है 1.5 लाख यूनिट्स, आपने इनपुट डाला लेकिन 5% आउटपुट में लॉस हुआ है, सो 95% से मल्टीप्लाई हुआ इंटू 1/3 फॉर पी एंड 2/3 फॉर क्यू। हमारा यहाँ पे यूनिट्स आ गया, यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू आ गया, और बाद में इसी के रेशियो में हमने अपने जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया, जो कि आया 5,10,000 और 17 लाख का ब्रेकअप। सो 22,10,000 हैज बीन स्प्लिट in two amounts, 5,10,000 for प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q के लिए आया 17 लाख रुपए। फिर हमने प्रॉफिट कंप्यूटेशन करनी थी, तो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग तो बहुत ज्यादा आसान था। दोनों का सेल प्राइस हमारे पास में है, दोनों का हमने खर्चा भी काट दिया यहाँ पे, तो हमारे पास जो आया वही इसका फाइनल प्रॉफिट है। फर्दर प्रोसेसिंग हुई नहीं। पर अगर हम डिसाइड करें कि P के जगह हम उसको S बना देंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी, तो उस केस में यहां तक का सिलसिला Q के लिए तो एकदम सेम रहेगा, करेक्ट। S के लिए क्या क्या होगा, S का खुद का सेल्स प्राइस लेंगे हम, तो S का खुद का सेल्स प्राइस में ना क्वांटिटी नहीं बढ़ी, जितनी आपने क्वांटिटी P डाली उतनी ही S बनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बना। सो क्वांटिटी उतनी ही है, सेलिंग प्राइस उसका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे उसका सेल्स आ गया। फिर हमने माइनस किया 5,10,000 जो कि ज्वाइंट कॉस्ट था ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, प्रोडक्ट P का। तो P तो अब इसमें कंज्यूम हो गया, सो एक तरह से ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का जो खर्चा है उसको हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट बोल करके इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां पे आया हमारा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से हमने फर्दर जो खर्चे लगे वो भी माइनस किए, और वो माइनस करने के बाद में फाइनल प्रॉफिट। अगर हम देखेंगे तो हमारे पहले जो प्रॉफिट हो रहा था इन दोनों की जोड़ी से, वो रहा था 2,60,000 का, इन दोनों की जोड़ी ने खराब किया है, 2,17,500 हुआ है, तो जाहिर सी बात है योर प्रॉफिट हैज डिक्रीज, एंड जहां पे प्रॉफिट डिक्रीज होगा वहां पे हम फर्दर प्रोसेसिंग को डिनाई कर देंगे। यहां लिखा है दैट वी शुडंट बी फर्दर प्रोसीडिंग विथ प्रोडक्ट P। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, किताब में ऐसे कई सवाल हैं, एग्जैक्ट सवाल भी हो सकता है, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसके भी नंबर मिलने चाहिए अगर आपने अटेम्प्ट किया है, और अगर आपने ठीक से अटेम्प्ट किया है ये आंसर्स एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे एंड आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर भैया 5B में ले चलिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया था, और कई बच्चे तो यार स्टैंडर्ड के नाम से ही डरते हैं, झूठ मूठ में बोलते हैं भैया पेपर हार्ड आया, पेपर हार्ड आया। हार्ड कहाँ है बच्चा, बताओ। देखो यहां समझो, यहां पे अपने पास में ना स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 80 आवर्स का, करेक्ट। तो 80 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है, नंबर ऑफ वर्कर्स है और रेट भी है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है 60, 40 और 50 इंटू 80, 80, 80 करके। फिर उसके बाद में आपके पास स्टैंडर्ड रेट है, तो ये यहाँ आ गया। फिर एक्चुअल वर्कर्स और एक्चुअल आवर्स है 88, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, और ये है इनके एक्चुअल रेट। आप सभी को पता है अगर आपके पास 4 मेजर इनपुट है तो आपका काम हो जाएगा। इस सवाल में आपको RSH भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स वेरिएंस वगैरह है आगे जाकर के, तो RSH भी निकलेगा। तो ये करने के लिए बस आपको कंप्यूटेशन करनी थी, और एक इनपुट की टेबल अगर आप ठीक से बना लेते तो सारे रिजल्ट्स आ जाते। तो यही काम हमने अच्छे से कर लिया। यहाँ पे आपके लिए पूरे इनपुट की टेबल बना के रखी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे SH निकाल लिया, SR दिया हुआ था, AH निकाल लिया 88 से मल्टीप्लाई करके, AR दिया हुआ था, RSH निकाल लिया। RSH निकालते वक्त हमने क्या किया, एक्चुअल आवर्स को लिया और इसको रेशियो में बांटा इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। बस इसके बाद हमने 4 बड़े कॉलम्स बनाए, SR इंटू SH, AR इंटू AH, SR इंटू AH एंड SR इंटू RSH। भैया ऐसा क्यों किया, क्लास देखो इसके लिए, प्लीज क्लास देखो। मैंने आपको बताया कि कैसे इसको बांटते हैं, या कैसे 4 कॉलम से आपका पूरा सवाल बन जाता है। दिस वाज डैम इजी, मतलब ये बस आपको करना आना चाहिए। करा अगर आपने तो रिजल्ट थोड़े से ऊटपटांग है, लेकिन ठीक है मैच हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, रिवाइज एफिशिएंसी,
रिवाइज एफिशिएंसी को हम यील्ड भी बोलते थे वगैरह वगैरह, और मिक्स को गैंग भी बोलते थे, उन सारे वेरिएंस को हमने यहाँ कंप्यूट किया है। मत भूलिएगा कि जो जो एडवर्स है उनको एडवर्स लिखे और जो फेवरेबल है उनको फेवरेबल लिखे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 3360 adverse for the first one, 1540 adverse for the second one, 1820 adverse for the third one, 3088.67 adverse for the fourth one, and fifth one के लिए 1268.67। करेक्ट। सो 1268.67 is the labor mix variance but in favorable variance terms। क्लियर। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं था। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वो सवाल है जिसको मैं आमतौर पे चाहता था कि अगर एक बच्चा चाहे तो इसको छोड़ सकता है, बट सच बताऊं तो एग्जाम में ये छोड़ने लायक नहीं था। दिस वाज वेरी इजी, वेरी इजी। लेंथ थोड़ी बड़ी दिख रही थी, मतलब बनाते वक्त, सवाल पढ़ते वक्त इतना लंबा नहीं लगा मुझे। यूजुअली 14 मार्क्स के सवाल इससे भी ज्यादा लंबे आते हैं। तो भाई ये सवाल में ऐसा था कि आपके पास में दो प्रोडक्ट दिए हुए थे, ए और बी, इनके खर्चे जिस हिसाब से दिए हुए थे और यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल का ब्रेकअप दिया हुआ था। क्लियरली समझ में आ गया था कि आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिक्स कॉस्ट को अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल था करना? हाँ यार, आराम से पॉसिबल था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट निकालना यहाँ आसान था। पहला टास्क यही था। दूसरा टास्क यहाँ पे ये था कि यहाँ पे अपने को बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड को हमने एब्जॉर्ब किया है एज पर मशीन आर, करेक्ट, विच इज द लिमिटिंग फैक्टर हियर। तो लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कितने घंटे हैं हमारे पास में। तो भाई ये काम करने के लिए आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में 25 रुपए और 15 रुपए का ब्रेकअप दिया हुआ था। तो इससे हमको पता चलेगा कि एक एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा। तो इसका रेट दिया हुआ था 10 रुपए घंटे, और अगर आप एब्जॉर्ब करते हो 25 रुपीज, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने में लग रहे हैं 2.5 आवर्स, वैसे ही प्रोडक्ट बी को बनाने में लग रहे हैं 1.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स और 1.5 आवर्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे टोटल यूटिलाइज्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं। और टोटल यूटिलाइज कैपेसिटी अगर आ जाए तो 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हम 100% एक्टिविटी लेवल का पता कर सकते हैं। यही थोड़ा सा चैलेंज था, करेक्ट। तो वो इतना काम हमें करना है। और फिर हमारे पास में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है। उस एक्सपोर्ट ऑर्डर में ये देखना है कि प्राइस तो दिया हुआ ही है, हमें बस ये देखना है कि हम कितनी क्वांटिटी को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दो ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके लिए, एक यूएसए का ऑल्टरनेटिव है, एक यूके का ऑल्टरनेटिव है, और उस पे एक्सपोर्ट ऑर्डर में हमको कहां ज्यादा कमाई हुई है ये पता करना है, करेक्ट। सो अगेन इसको कैसे बनाया जाएगा, आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत स्लो मैंने इसको प्रोग्रेस किया था बनाते वक्त। सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अलग से आइडेंटिफाई किया, विच वाज 61 एंड 59 फॉर बोथ द यूनिट्स। इसी तरह मैंने यहाँ फिक्स कॉस्ट की भी कंप्यूटेशन करी है। आगे यहाँ देख सकते हैं ये फिक्स कॉस्ट की कंप्यूटेशन करी है मैंने, और फिक्स कॉस्ट का वैल्यू आ रहा है 1,44,000 रुपए। कैसे आ रहा है ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कंप्यूटेशन करा है। बेसिकली अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया है तो बाकी जितना बचा वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, तो उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाइए, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। सो फिक्स कॉस्ट आ गया 1,44,000 रुपीज का। वेरिएबल कॉस्ट के बाद में हमारे यहाँ पे 61 और 59 का एक्नॉलेजमेंट भी हो गया। फिर हमने प्रोसेसिंग टाइम निकाला, तो प्रोसेसिंग टाइम भैया 2.5 आवर्स और 1.5 आवर्स कैसे आया वो मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूं, समझा चुका हूं कि भाई 25 रुपए एब्जॉर्ब किया आपने ए में और 10 रुपए घंटे की रेट है, तो 2.5 घंटे आपने काम किया फॉर ए। बी के लिए ऐसे ही आपने 1.5 घंटे काम किया है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका टोटल आवर्स यूटिलाइज आया 10,500। अब 10,500 रिजेंबल 70% ऑफ कैपेसिटी, तो फिर 100% हो जाएगा 100 छोड़ो, बाकी 30% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4,500, और टोटल वैसे हो जाएगा 15,000 घंटे। सो योर 100% कैपेसिटी इज 15,000 आवर्स, उसका 30% जो आपके पास बचा आइडल कैपेसिटी, दैट इज 4,500 आवर्स। अब बात आती है एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना कितना बनेगा। तो भाई बहुत सिंपल है, अगर आप प्रोडक्ट ए को एक्सपोर्ट करने जाओगे तो वो 1800 यूनिट ही बनेगा, क्योंकि उसको बनाने में 2.5 आवर्स लगते हैं और आपके पास में 4500 घंटे हैं। ऐसे ही बी को बनाने जाओगे तो वो बनेगा 3000 यूनिट्स, और वो इसलिए बनेगा क्योंकि उसको बनाने में 1.5 घंटे लगते हैं। तो 4500 डिवाइडेड बाई 1.5, यू विल गेट 3000 यूनिट्स हियर। बाद बाकी हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का एक्नॉलेज किया, दोनों में एक स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट लग रहा था उसको भी एक्नॉलेज किया, ये माइनस हो रहे हैं सारे अमाउंट्स, करेक्ट। नेट सेलिंग प्राइस आ गया, इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तब जाकर के हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हमने अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास में कंट्रीब्यूशन के दोनों वैल्यूज आ गए। 48,000 जाहिर सी बात है ज्यादा है, हम उसके साथ में ही जाएंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं भैया फिक्स कॉस्ट काय को माइनस नहीं किया, तो भाई आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरा पूरा आपने ऑलरेडी अपने डोमेस्टिक सेल से ही
एब्जॉर्ब कर लिया था, तो आपको यहाँ पे फर्दर एब्जॉर्प्शन की दरकार नहीं थी। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना था, ज्यादा किसका आया, यूके वाले का, सो वी विल बी एक्सपोर्टिंग टू यूके। क्लियर? एंड फाइनली इसका प्रॉफिट भी कंप्यूट करके दिखाना था, तो वी हैव डन दैट। प्रॉफिट आ रहा है 1,38,000, एकदम पक्का यही रिजल्ट होगा इंस्टीट्यूट के भी सजेस्टेड आंसर में, दावे के साथ कह रहा हूं। क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया ए और बी दोनों का, और जो एक्सपोर्ट हमने बी का किया है उसका ध्यान रखा, उसका सेल लिखा और उसका हमने यहाँ पे खर्चा माइनस किया। स्पेशल पैकेजिंग 7500 रुपए का लगा है, बेसिकली 3000 यूनिट बना रहे हो, और 2.5 रुपीज करके आपका यहाँ पे आ रहा है स्पेशल पैकेजिंग का। सो 3000 इंटू 2.5 किया, 7500 रुपया का यहाँ पे ये आया। सबका प्रॉफिट जोड़ा, लास्ट में प्रॉफिट आ रहा है 1,38,000। फिक्स कॉस्ट जो 1,44,000 आपने इनिशियली ध्यान दिया था, बस वो यहाँ पे माइनस करना मत भूलना। पता चला आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाल करके आ गए, प्रॉफिट पूछा था। क्लियर? सो द रिजल्ट इज 1,38,000, देयर इट इज। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 7A में चलते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 7A हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था तो आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाज फ्रॉम बजट, एंड मेरे ख्याल से अच्छा सवाल था, ठीक है, सिंपल सवाल था, फिर भी मतलब अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो क्या डेंजरस सवाल आया था, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। सवाल में आपके पास सेल्स था, परचेजेस था, वेजेस और एक्सपेंसेस था, सबका लैग अलग अलग दिया है। जैसे सेल्स के लिए अपने को लैग दिया 2 महीना, 1 महीना फॉर परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए आधा आधा महीना। फिर अपने को बोला भी है कि भाई परचेज का 10% कैश में है, सेल्स का भी 10% कैश में है। एडवांस टैक्स दिसंबर में, ये एक एडहॉक पेमेंट है 2 लाख रुपए का जो कि हो रहा है दिसंबर में। ऐसे ही अक्टूबर में पेमेंट हो रहा है 80,000 का, ये भी एक एडहॉक पेमेंट है। तो इन सभी को हमको दिखाना था इन द कैश बजट, और 2,70,000 रुपए से हमारा शुरुआत हुआ है। तो भाई क्या क्या वर्किंग हमने दिखाई? सबसे पहले हमने यहाँ वर्किंग दिखाई कि भैया हमको पैसा कब कितना क्या मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है ये। यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन करी, सेल्स लिखा, कैश सेल्स लिखा, उसका 10% है बेसिकली सेल्स का। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने कंप्यूट करके लिखा है यहाँ पे। ये कंप्यूटेशन कैसे हुई भाई, जैसे दिया है वैसे ही होएगी। आपको 2 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ 1400 का सेल है, 1400 में से 140 आपका कैश सेल रहा होगा, तो बाकी 1260 आपको 2 महीने बाद यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही परचेज के साथ होगा, परचेज 1 महीने के लैग से है। सो परचेज हमारा मान लो यहाँ परचेज है यहाँ पे 900, तो 900 का 10% कैश में हुआ होगा, तो बाकी सारा क्रेडिट में हुआ होगा, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट का जो है वो आ रहा है इधर में। क्लियर? क्रेडिट आ रहा है 810 यहाँ पे। सो 900 माइनस 10% होता है 810, अगले महीने पेमेंट होगा। सो इससे हमें पता चल गया कि डेटर्स हमें कितना कितना दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड हमें कितना रुपए चुकाना है टू अवर क्रेडिटर्स, वो भी यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कैश सेल्स और कैश परचेजेस का भी अमाउंट यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली हमने 4 आइटम्स का पता लगा लिया। ये 4 आइटम्स हमारे पास स्ट्रेट अवे काम आने वाले इन द बजट। तो ये हमारा कैश बजट बना। इस कैश बजट में आप देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमने बनाया, जैसा कि पूछा गया था, इन थाउजेंड्स में काम हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस 270 था हमारे पास। कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज और क्रेडिटर्स का पेमेंट पहले से था। अब हमने सिर्फ वेजेस और एक्सपेंसेस का ध्यान दिया, दोनों में आधा आधा महीना लिखा है, इसका मतलब हमको एवरेज ले लेके चलना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ द लास्ट मंथ एंड एवरेज ऑफ द करंट मंथ, ऐसे करके हमने यहाँ पे वेजेस को कंप्यूट कर लिया, करेक्ट, और वेजेस को यहाँ पे उठा करके डाल दिया। एडवांस टैक्स और प्लांट परचेज जो है ये एडहॉक पेमेंट्स है, इसको भी हमने यहाँ पे डाला है, ये सारे डिडक्शन एरिया में है। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आया 254 फॉर द फर्स्ट मंथ, यही बन जाएगा ओपनिंग ऑफ द सेकंड मंथ। उसका क्लोजिंग आएगा 324 और थर्ड वाले का क्लोजिंग आएगा 382,000, यानी कि 3,82,000 रुपए। एंड इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 7A भी होता है पूरी तरह कंप्लीट। एंड इसकी वर्किंग मैंने ऊपर ही दिखा दी थी, तो नीचे कोई वर्किंग नोट नहीं है। सो इसके क्लोजिंग बैलेंस को ध्यान रखना, 2,54,000, 3,24,000 एंड 3,82,000। With that being said, question number 7 is also completely done. Question number 8 वैसे मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा, 7 का जो बी वाला पोर्शन था वो अगेन प्रैक्टिकल नहीं था, इट वाज थियोरेटिकल। जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको ये थोड़ा प्रैक्टिकल, ये थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। आई अंडरस्टैंड दिस इज टफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कम ही लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। बजट वैसे आया भी मेहनती था, है ना, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये काफी इजी था। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के एसेंशियल्स पूछा था, बहुत इजी है। एबीसी का एडवांटेजेस पूछा था, बहुत ज्यादा इजी है। और फाइनली पूछा आइडल टाइम का आपको एक्सप्लेनेशन और उसका ट्रीटमेंट, ये भी आसान था।
तो ये था आप सबके लिए पूरा का पूरा कॉस्ट पेपर का सजेस्टेड आंसर। आप बताएं मुझे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, आपके कितने आ रहे हैं, ये भी जरूर मेंशन करें कमेंट में। बेसिकली अपनी सारी प्रतिक्रियाओं को लिखें। एंड मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि कॉस्ट का जो हमारा ये सजेस्टेड आंसर है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्लियर? विद दैट बीइंग सेड, अभी आप सबसे इजाजत चाहता हूं, मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी सजेस्टेड आंसर्स में। तब तक के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल पे और कुछ नहीं। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।